नमस्कार दोस्तों, देश के जाने माने संपादक प्रभु चावला साहब आज हमारे बीच में हैं। प्रभु चावला साहब का 50 साल से ऊपर का जो पत्रकारिता का जो करियर है, उस वो जाना पहचाना नाम है, या ये कह सकते हैं कि घर घर का जाना पहचाना नाम है प्रभु चावला साहब। और पत्रकारिता की जो उनकी जो लंबी यात्रा है, वो इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इंडिया टुडे ग्रुप, और उसके अलावा उन्होंने फील्ड की इतनी रिपोर्टिंग की। उन्होंने ऐसे चर्चित संपादकीय लिखे जो सरकारों को परेशान करने वाले संपादकीय लिखे, सब सरकारों को गिराने वाली इन्होंने स्टोरीज की। और उनको उनका जो करियर था पत्रकारिता का, वो बहुत सारे लोगों को, नई जनरेशन की एक बहुत बड़ी पीढ़ी उनको पढ़ करके, उनको देख करके, उनका अनुसरण करके आगे बढ़ी है। मैं प्रभु चावला साहब, जो आज के दौर में न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं, उनका स्वागत करूंगा आज के इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं प्रभु चावला साहब से ये भी अनुरोध करूंगा कि जो वर्तमान जो स्थिति है, खास तौर पर जो महिला आरक्षण बिल जिसको मुलम्मा चढ़ाया गया, लेकिन वो बेसिकली जो प्रैक्टिकल पर्पज था उसका, वो परिसीमन था, सीटों का डिलिमिटेशन था, जिसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण सुनिश्चित करना था। और इस तरह से वो बिल जिस तरह से लाया गया, उसका अपोजिशन ने विरोध किया कि भई आप, ये तरीका गलत है। आप अगर आपने 2023 में जो बिल पास किया था वो क्या है? अगर ये महिला आरक्षण बिल है, इसको आप महिला आरक्षण बिल का नाम दे रहे हैं, तो 2023 में जो आम सहमति से पूरे सदन ने 543 में से 2 माइनस करके जब सबने सपोर्ट किया था, तो कौन सा बिल पास हुआ था? और इससे देश में एक नई बहस, नई चीजें पैदा हुई, और प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम जो संबोधन था, उसने तो सारी सीमाएं लांघ दी हैं। और ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री पूरी तरह अपोजिशन को पूरी तरह एक किस्म से टारगेट पे रखे हुए हैं कि उनकी वजह से ये जो बिल है, ये जो परिसीमन की जो प्रक्रिया है, पूरी नहीं हुई। प्रभु चावला साहब, आपका स्वागत है इस सवाल के साथ कि आपका प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन है, संसद का 3 दिन का जो सत्र खत्म हुआ, और कुछ ही घंटों बाद मोदी जी का राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ, और उन्होंने किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, भ्रूण हत्या, जनता माफ नहीं करेगी, और कई तरह की शब्दावलियां जो आपने, मैंने इन पूरे 40, 50, 60 साल में सुनी नहीं होंगी। आपका क्या कहना है सर, मोदी जी का जो भाषण था उस पर और उसकी पृष्ठभूमि पर? प्रभु चावला साहब। लखन राय, धन्यवाद। आपने मेरे को याद किया। मैं कुछ बात, आपने जी। सवाल भी खड़े किए, मैं बड़ी बात करने जा रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि आप बड़े हैं, आप भी पत्रकार बड़े सीनियर रहे हैं। ये जो भाषण जी। कल हुआ उनका, ये 18वां उनका राष्ट्र के नाम संदेश था। 17 बार वो पहले भी कर ओके। चुके। तो इसमें, क्योंकि मैं सिर्फ राष्ट्र के संदेश उसकी बात कर रहा हूँ जो उन्हें पार्लियामेंट के अंदर छोड़े, उसको नहीं। जो उन्होंने बाकी जगह पे जी। किए वो नहीं। वो तो हर साल जो अपने 15 अगस्त को देते हैं उसको भी नहीं गिना मैंने। वो तो सैकड़ों में जाएंगे। परंतु किसी भी जी। प्रधानमंत्री ने इतने सारे भाषण नहीं, सारे 15 प्रधानमंत्री पहले वाले मिलकर के उन्होंने इतने भाषण नहीं किए जितने इन्होंने कर दिए अपने 11 साल के अंदर। तो ये क्योंकि बड़ा जी। मौका होता है एक प्रधानमंत्री के लिए अपनी बात कहने का, और ये प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं ताकि पॉलिटिकल इश्यू पर ज़्यादा देते हैं, जिससे उनको जनता को बताना होता है कि आपकी सरकार यानी कि मोदी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है और आपके हित में काम कर रही है, और हर चीज़ों को उसी तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो ये कल का भाषण भी उसी श्रृंखला में कह सकते हैं कि उसके अंदर भाषण हुआ था, कि सबसे पहले भाषण उनका होता नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन के ऊपर। उसका मुद्दा जी। क्या था कि जनता को बताना था कि मैं आया हूँ, तो मैंने जो वादे किए थे कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, ये एक साधन है कि एक जो नोट खत्म करें, 1000 की नोटबंदी की थी, उसके अंदर जितना भी टेररिस्ट के पास पैसा जाता था 2 नंबर का, वो खत्म हो जाएगा और ब्लैक मनी भी खत्म हो जाएगी। हो ही या नहीं, ये तो विषय चर्चा का हो सकता है। इसी की तरह ऑपरेशन सिंदूर पे किया। पिछली बार जो सबसे लास्ट में हुआ है वो जीएसटी के ऊपर, कि मैंने कितने रिफॉर्म किए हैं जीएसटी के, कितने रेट कम किए हैं जिससे मिडिल क्लास को बहुत फायदा होगा। तो हालांकि पार्लियामेंट में वही बात कहते हैं, परंतु देश का संदेश देने का मतलब ये होता है कि कम से कम 30-40 करोड़ लोग देखते हैं, उनको लगता है टारगेट ऑडियंस बहुत बड़ी होती है। तो जो अभी जी। हुआ, जो आपने बहुत परिवहन सीमा जो दौरान जो इलेक्शन के किया उन्होंने, तो इसकी जरूरत नहीं थी। आप ठीक का 2023 का एक्ट पास हुआ था, उसको लागू कर सकते थे, 540 सीटों के अंदर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे। पर
उसका कारण ये है कि इसको परिसीमन बिल कहने की बजाय उन्होंने महिला सुरक्षा जो रिजर्वेशन है उसका नाम दे दिया, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल कैपिटल है कि अगर आप कहें कि हम महिलाओं को रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो उससे एक राजनीतिक नारा बनता है। आप करते हैं कि डिलिमिटेशन करने चाहते हैं तो उससे कोई नारा नहीं बनता, उससे वोट नहीं जुड़ते आपके साथ। तो इसे डिलिमिटेशन को, तीनों बिलों को इकट्ठा ला करके देना, सीटें भी बांट देना, ये अपने आप में एक बड़ा दूरदर्शी है, उनका सोचा और समझा हुआ था कि इसकी आड़ में आप डिलिमिटेशन कर दीजिए ताकि विमेन बिल भी पास हो जाएगा और डिलिमिटेशन भी हो जाएगा और सीटें भी बढ़ जाएंगी। तो एक पॉलिटिकल मूव था, हर सरकार का होता है, हर बड़ा नेता वही होता है जो हर अवसर को अपने फेवर में प्रयोग करे। उस बारे में आप मोदी जी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगा सकते, उनका हक है, वो प्रधानमंत्री हैं, उनकी पार्टी 19 प्रदेशों के अंदर राज करती है, सबसे बड़ी देश की पार्टी है, तो यूज करें। जैसे मिसेस गांधी भी यूज करती है, इमरजेंसी के किया, उन्होंने पहले राष्ट्र के नाम संदेश दिए, नेहरू जी ने एक ही बार दिया, शायद शास्त्री जी ने भी एक ही बार दिया जब पाकिस्तान का अटैक हुआ था। तो इसलिए आप जो कहेंगे, परंतु ये पॉलिटिकल था, एक पहला भाषण था जो प्योरली पॉलिटिकल था। जिस तरह की भाषा आप कहने प्रयोग किया उन्होंने, जिस तरह कांग्रेस का नाम लिया, कांग्रेस का नाम कम से कम 100 बार लिया होगा उन्होंने, कि कांग्रेस के ऊपर अटैक करके, कि उन्होंने ये भी कहा कांग्रेस जो है क्षेत्रीय पार्टियों के कंधे पर रख के बंदूक चला रही है, तो क्षेत्रीय पार्टी को भी अटैक किया कि उनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी क्षेत्रीय पार्टियां एकदम जुट करके, पहली बार हुआ कि क्षेत्रीय पार्टियां 230 वोट आना, ये अपने आप में ये बताता है कि रीजनल पार्टी जो है सरकार के साथ घेराबंदी करने के लिए जुट गई है, उनको खतरे का। तो इस बिल के दो फायदे हो सकते हैं, आप नुकसान भी कह सकते हैं, फायदे भी होते हैं। एक फायदा ये हुआ कि पहली बार ऑपोजिशन इकट्ठी हुई और रूलिंग पार्टी उसके अंदर कोई भी सेंध नहीं लगा सकी, कि हर बार कोई ना कोई बिल आता है, आपने देखा होगा पिछले 10-11 के अंदर कोई ना पार्टी उनको स्लिप कर जाती है, कभी बीजेडी के लोग चले जाते हैं, कभी समाजवादी के 2-4 लोग छोड़ जाते हैं, कभी किसी और पार्टी के छोड़ जाते हैं। ये पहला मौका है जबकि उनके पास मेजोरिटी तो है 298, पर 2/3 मेजोरिटी नहीं है, उनकी अपने लोग नहीं आए। 2/3 मेजोरिटी अगर उनके सारे लोग भी आ जाते तब भी बिल पास नहीं होता, उनको पता है ये बिल पास नहीं होना है जब तक ये सेंड नहीं करेंगे। 335 ऑन रिकॉर्ड उनके पास मेंबर हैं, तो इसका लोग, उनके लोग भी नहीं आए। ये बड़ा स्पष्ट है कि बीजेपी जब कोई बिल पास कराती है तो अपने व्हिप इशू करती है, सब एमपी आने चाहिए, उनके एमपी क्यों नहीं आए या अपोजिशन के क्यों नहीं आए? व्हिप इशू किया आपने, प्रेजेंट रहिए, अटेंड करिए। एक आप सुना, आपने पढ़ा 3 लाइन व्हिप होता है, जो 1 लाइन व्हिप होता है, 3 लाइन व्हिप होता है, तो व्हिप कहाँ इशू हुआ? यू कम एंड वोट फॉर दिस बिल। मैंने देखा नहीं, हो सकता होगा मेरी नजर से मिस हो गया होगा, तो वो बिल भी नहीं था। तो ये एक पॉलिटिकल उनका था कि पास तो होना नहीं है। और जिस तरह से अमित शाह जी ने अटैक किया आखिर में, जिस तरह से मोदी जी पहले दिन बोले दूसरे दिन नहीं बोले, तो और राज्यसभा उसके बाद अर्जन नहीं होगी जैसे देखा आपने, तो मेरे को लगता है जो आप कह रहे हैं इसका प्रयोग इलेक्शन के दौरान करने के लिए किया गया था। और मोदी जी की ये स्ट्रेटजी रहती है कि वो जनता से सीधा संवाद करते हैं, चाहे वो मन की बात हो चाहे कोई और हो। तो उनकी उस श्रृंखला में मैं कहूँगा इसको अब कोई नई बात नहीं है ये। अगर मोदी जी नहीं करते ये बात तो मेरे को आश्चर्य होता। बिल्कुल, बिल्कुल आपने आपने सही कहा। और क्योंकि आप तो, और मैंने आपको देखा, और पार्लियामेंट में 20 साल से जब सरकारें गिरती थी, तो आप संपादक थे, इतने बड़े देश के संपादक थे, लेकिन आप प्रेस गैलरी में ज़रूर आके सारा तमाशा देखते थे कि कैसे-कैसे जो कंट्रडिक्शन उभर रहे हैं पार्टीज़ के बीच में। मैंने 2008 न 9 में मनमोहन सरकार के खिलाफ भी जो अविश्वास प्रस्ताव आया था न्यूक्लियर डील के टाइम पर, और उसके पहले भी अटल जी की सरकार गिर गई थी, उस टाइम पर भी हम लोग संसद में साथ-साथ लोकसभा के गैलरी में थे। जी, जी, जी। मैं ये देख रहा हूँ लखेरा जी, जब पार्लियामेंट अटैक जी। हुआ था, मैं ही पत्रकार अंदर था, एक जो सेंट्रल हॉल के अंदर से भाषण कर रहा था जी, आगे। मालूम जी, 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 जी। और क्रुशियल मौके पर तो आप हमेशा, वैसे भी आप सेंट्रल हॉल में लगातार जाते थे और सबसे आपकी दुआ सलाम, दोस्ती, और छोटे से बड़े से सबके साथ आपका इंटरेक्शन रहता था। वो बहुत एप्रिशिएट उस बात को लोग करते हैं। मैं सर एक सवाल पूछता हूँ कि जी। ये जो प्रधानमंत्री जी ने, एक तो इन्होंने एक, जब 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव प्रचार चरम पर है, तो एक्सटेंड कर दिया 3 दिन के लिए पार्लियामेंट सेशन अचानक। 2 तारीख अप्रैल को जिस दिन समापन होना था, उसी दिन कह दिया रात को कि नहीं वो महिला बंधन, नारी बंधन भी आने वाला है। तो सवाल ये है कि ऐसे मौके पर जब 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हो रहा है, और आपको पता है कि सीधा सीधा वोटर्स को प्रभावित करेगा, पांचों राज्यों में, खैर केरला में और असम में तो चुनाव हो गए हैं 9 तारीख को, लेकिन सवाल ये है कि इसका जो असर पड़ा है
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन, और चुनाव हो रहा है, बंगाल में चुनाव हो रहा है अभी, परसों जो है 23 तारीख को वहां चुनाव है, और तमिलनाडु में चुनाव है। क्या इनको ये नहीं पता कि आपको पता है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है? चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था इस देश में है या नहीं है, मुझे तो नहीं पता है। लेकिन आपको लगता है कि इस तरह का वायलेशन राष्ट्र के नाम संदेश हो रहा है, अपोजिशन के खिलाफ चार्ज लगाए जा रहे हैं, नाम ले लेकर के जो पार्टी ममता बनर्जी प्रचार चुनाव लड़ रही है, मुख्य विपक्ष मुख्य पार्टी है बंगाल में, उनका नाम ले लेके कांग्रेस का, डीएमके का, समाजवादी पार्टी को टारगेट, आपने जैसे आपने कहा कि सैकड़ों बार नाम लिया है। आपको क्या कहना है कि ये जो अगर हम इसको मेरिट पे लें, तो क्या ये वोटर्स को प्रभावित करने का हथकंडा नहीं था, और प्रधानमंत्री और उनके जो लोग हैं गृह मंत्री अगर इस तरह से लोग करेंगे, तो फिर इसकी कैसी परंपरा देश में आने वाले वक्त में पड़ने जा रही है? चावरा साहब। अक्षरा जी, आपने बात फंडामेंटल उठाई है। सवाल ये है कि क्या किसी प्रधानमंत्री को अपने जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे दूरदर्शन हो चाहे कुछ और हो, उसका प्रयोग करने का अधिकार है कि नहीं है? इस बात के ऊपर आप इनकार नहीं कर सकते, हर प्रधानमंत्री को अधिकार है। पर सवाल ये उठता है कि अधिकार का प्रयोग कब किया जाए। जब देश के साथ जी। आपने ठीक कहा, चुनाव हो रहे हैं, 5 चुनाव के दौरान आप इसका प्रयोग करें और वोटों को इन्फ्लुएंस करें और अपने विरोधी दलों के बार बार नाम लें, तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप विरोधी दलों को वोट मत दीजिए। ये अपने आप में कह सकते हैं मॉरली वोटर कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो सकता है। परंतु हर प्रधानमंत्री यूज करता है। मिसेस गांधी ने इमरजेंसी के दौरान किया, उससे पहले किया, करते रहते हैं। और चंद्रशेखर जी ने भी भाषण दिया था, जो इस्तीफा दिया था उसके बाद। तो मेरे को लगता है कि ये अब डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन के ऊपर, डिपेंड करता है प्रधानमंत्री के ऊपर। इसका प्रयोग नहीं कर सकते थे क्योंकि जब भी वो भाषण देते हैं हर टीवी चैनल दिखाता है। अगर लाइव शो भी कर जी। देते थे कहीं बैठ करके, अगर राष्ट्र के नाम संदेश नहीं करते, किसी भारतीय जनता पार्टी का एक मीटिंग बुला लेते, उसमें भाषण करते, सारे लाइव दिखाते उसको भी, तो सरकारी तंत्र जी। को यूज करने को अवॉइड कर सकते थे। उनके पास साधन हैं, परंतु नहीं किया। आप इलेक्शन कमीशन की बात मत करिए कि उसके बारे में डिस्कस करना है अपने आप में टाइम वेस्ट करने की बात है, क्योंकि उन्होंने एक रास्ता निपटा रखा है कि हमारी इमेज पे जितना बढ़ती घातक होता रहे हम उसके इग्नोर करेंगे। उनकी स्किन बहुत थिक है, तो इसलिए उसके बारे में, उनकी चमड़ी बड़ी थिक है। ज्ञानेंद्र कुमार जी को अपना फैसला रखा, मैं वही करूंगा जो करना है। उनके भाषण सुनने की बात होती है। तो परंतु ये बात करो, इसका असर चुनाव पे नहीं होने वाला है बिल्कुल, ये उनको भी पता है। जैसे आपने कहा कि 2 इलेक्शन तो हो गए ऑलरेडी, और महिलाओं के बारे में अगर आपने अटैक करना है तो ममता बनर्जी के ऊपर अटैक महिलाओं के बारे में हो ही नहीं सकता, कि वही एक पार्टी है जिसने 40% लोगों को एमएलए और एमपी बना रखा है। सबसे ज्यादा एमपी, अगर 78 एमपी, तो वहां पर 76 हैं, उसमें सबसे ज्यादा वर्ग जो है वो टीएमसी का है। तो एमएलए सबसे ज्यादा उनके हैं। उनके हर तालुका में, वहां पर जिला के अंदर सबसे ज्यादा महिलाएं ऑफिस बेरर हैं। तो मैं बार बार ये रिपोर्ट करता हूँ कि वुमेन का यूज करना बीजेपी का, कि ये महिला जो आपने रिजर्वेशन बिल था, विमेन रिजर्वेशन बिल, महिलाओं के खिलाफ जोर दिया, इसका कोई मायने रखता नहीं है। ये सब पार्टियों का मिला, मैं सब पार्टी को ब्लेम करता हूँ कि वो अपोज कर रहे हैं, डिलिमिटेशन करना चाहते थे क्योंकि साउथ की सीटें कम हो जाती, ये उनका डर था। क्योंकि आप सीटें बढ़ाना चाहते थे ताकि 2029 के अंदर आप जीत जाएं, बाकी सीटें बढ़ जाएं आपकी। उनका डर हो सकता है, उसको दूर करना चाहिए था सरकार को। परंतु मेरा ये कहना है कि क्या पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट करना, जहाँ 2.5 लाख रुपए 1 मिनट पे खर्च होता है, 850 एमपी आप बढ़ाने जा रहे थे, और एमएलए की संख्या आप 4000 से 4100 से 6000 करने वाले थे। उसके ऊपर मैंने जो अंदाजा लगाया है कि 50,000 करोड़ यानी 11,000 करोड़ का एक्स्ट्रा लागत देश की जनता पर पड़ता। बिल्कुल सही। हर एमएलए को, एमपी को, एमएलए जो है एमपी 4 करोड़ रुपए कॉस्ट करता है। ये जी। अपनी पॉलिटिकल परिवार को बढ़ाने की एक कंस्पिरेसी थी कि आप क्यों करना चाहते हैं 1/3 सीटें बढ़ा के देंगे, क्योंकि महिलाओं की सीटें तभी बढ़ेंगी जब पुरुषों की सीटें बढ़ा दोगे। ये क्या मतलब हुआ भाई? पुरुषों की सीटें रिटेन करने के लिए आप सीटें बढ़ा रहे हैं, ये अपने आप में मैं समझने की बात नहीं करता। मेरा तो हर पार्टी को चैलेंज है कि आप पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट हैं, आप अपनी पार्टी के अंदर संशोधन क्यों नहीं करते? कि हर पार्टी के संशोधन संविधान में लिखा होगा कि उनकी पार्टी 1/3 महिलाओं को टिकटें देगी पंचायत से पार्लियामेंट तक। कौन रोक सकता है? आप अपने, अब आपके पास जितनी पार्टियां, 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, बाकी 40 रीजनल और स्टेट पार्टी हैं, किसी भी पार्टी में महिला अध्यक्ष है ही नहीं नाम के वास्ते। बिल्कुल। बीजेपी के पार्लियामेंट बोर्ड में 11 या 12 मेंबर, उसमें केवल एक महिला है, वो भी हरियाणा से, छोटे से स्टेट से। कांग्रेस पार्टी कमेटी में 34 एमपी में से उसमें 4 महिलाएं हैं मुश्किल से। कैबिनेट में देख लीजिए कितनी हैं, हालांकि ज्यादा पहले से।
सवाल ये है कि अगर इनको आप सीटें परिमाण से बढ़ाना चाहते थे तो देश के अंदर मिनिस्टरों की संख्या भी 50% बढ़ जाती। अभी तो बिल्कुल 15% है दोनों हाउसेस को मिला करके। तो जब दुगनी बन जाएगी, हर मंत्री के ऊपर 1 करोड़ रुपए महीना खर्च होता है, तो देश के ऊपर कितना बड़ा भाव पड़ता है। ये अपनी पॉलिटिकल क्लास जो काम बिल्कुल नहीं करती, 10% से ज्यादा एमपी बोलते नहीं है, कई लोग बोल नहीं पाते हैं। 850 जब सेशन आपका 100 दिन भी नहीं होता, असेंबली का सेशन 20 दिन भी नहीं होता साल के अंदर, तो आप किस लिए बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल ये एक पॉलिटिकल गेम सब पार्टियां खेल रही थी, और इसका प्रयोग पॉलिटिकल वोटों का फैसला हो चुका है ऑलरेडी, किस तरह से वोट लोगों ने देखा बिल्कुल है। और तमिलनाडु के अंदर महिलाएं जो हैं, वो तमिल जो द्रविड़ियन है, महिला क्या महिला समझ के वोट देगी या द्रविड़ियन समझ के वोट देगी? कि लिटरेसी ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं तमिलनाडु के अंदर, तो बीजेपी अभी तक वहां पर खड़ी नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो समझ नहीं आ रहा कि वो पहले द्रविड़ियन को खुश करें या हिंदू को खुश करें। तो इसलिए मेरे को बिल्कुल लगता है सही। कि कहीं ना कहीं सुविधा ये प्राइम मिनिस्टर ने प्रयोग किया है इसका अपनी बात कहने के लिए। उन्होंने बड़ी जोर से कही, विरोध किया पार्टियों का, जो अपेक्षा था करेंगे वो, तो क्योंकि वो वक्ता अच्छे हैं, उनका काम भी कई बार है कि बाकी को नेताओं के बारे में पॉपुलैरिटी उनकी सबसे ज्यादा, ये आपको मानना पड़ेगा, कोई नेता खड़ा नहीं है उनके मुकाबले में। परंतु उन्होंने जी ऑपोजिशन को यूनाइट कर दिया, और बीजेपी की वीकनेस एक बार फिर से एक्सपोज हो गई कि अब वो पार्टियों को तोड़ने में जो उनका काम था पहले, उसमें थोड़ी कमजोरी आई है। जो तोड़ फोड़ कर पाते थे पहले चुनाव से पहले, वो इस बार नहीं कर पाए। ये अपने आप में एक एक्सपोजर जरूर हुआ है। प्रभु जी, मैंने आपको अपने आप खुद ही देखा। 40 साल से तो मैं खुद ही आपको देख रहा हूँ कि कोई भी प्रधानमंत्री, इवन कांग्रेस का प्रधानमंत्री या नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी का प्रधानमंत्री, आपकी जो जिसको कहते हैं कि एक्सेस हर रिजिम में थी सिस्टम के अंदर। आपको क्या लग रहा है कि अटल जी की भी, आप अटल जी के बड़े क्लोज थे, आडवाणी जी के क्लोज थे, मैंने खुद देखा है आपको कि वो आपको दूर से बोलते थे प्रभु जी कैसे हो, क्या हाल चाल है। आप ये बताइए कि अटल जी का दौर होता आज के तारीख में, क्या इस तरह के बड़ा कदम, संवैधानिक कदम आप देश में उठाने जा रहे हैं? आप पूरा देश की जो राजनीतिक लोकतांत्रिक पूरा सिस्टम में आमूलचूल बदलाव लाने जा रही है। छोटी बात नहीं है कि 543 से 860 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएंगे, और इतनी बड़ी हमारी, जैसे आपने बताया कि इतना एक्सचेकर पर, जिस गरीब मुल्क में जहां 80 करोड़ लोगों को, आप खुद दावा करते हैं टेलीविजन पे कि हम खाना खिला रहे हैं, 80 अनाज दे रहे हैं, मुफ्त अनाज दे रहे हैं। क्या आम सहमति नहीं होनी चाहिए थी? सर्वदलीय बैठक नहीं होनी चाहिए थी? क्या कड़वाहट का वातावरण पैदा करके, या बुलडोजर चला करके, या लाठी मार करके, या छाती पे चढ़ के, और फिर रात को आप ब्रॉडकास्टिंग देश के सामने, सूचना प्रसारण मंत्रालय का जो पूरा सिस्टम है, वहां से आप पूरे देश को लाइव कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि अगर अटल जी, आडवाणी जी का दौर होता तो क्या ऐसे ही चलता, या आम सहमति कायम करके इतना बड़ा कदम उठाया जाता? जो अपोजिशन का देखो भी ये, चार्ज है ये। नहीं नहीं, जी आप थोड़ा या सवाल लंबे कर देते हैं, इसलिए थोड़ा मैं धारा टूट जाती है मेरी, क्योंकि आप 1 डेढ़ 2 मिनट का सवाल करते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मेरे को कंसंट्रेट करने में। तो जी जो आपने बात कही है कि अटल जी और अडवाणी जी का दौर, तो क्योंकि अगर आपको देखना हो कि हर नेता अपने हिसाब से चलता है। अब अटल जी थे, जी उन्होंने कभी मेजोरिटी बीजेपी को ला के नहीं दी, बड़े अच्छे नेता थे, सबसे मिलकर के चलते थे। अब मोदी जी 306 सीटें लेके 304 सीटें पहले लेकर के आए हैं ना, और 15 स्टेट्स के अंदर राज कर रहे हैं ना, उनकी मोदी जी के जमाने में हुआ है। तो हर नेता ने अगर पार्टी खड़ी की है, सरकार को बनाया है, तो उसका हक बनता है कि वो अपने हिसाब से चलाए। अब क्योंकि उनके पास मेजोरिटी नहीं थी, अटल जी वैसे शालीन थे, बोलते नहीं थे ज्यादा की था। उनका अडवाणी जी भी उसी तरह से, उनका एक्सपीरियंस था, नीचे से ऊपर आए थे, और मोदी जी भी नीचे से ऊपर आए हैं। तो जिस तरह की उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, मैं एग्री करता हूँ, डायलॉग बदल गया कि राहुल गांधी किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, कि कंपटीशन हो रहा है कि कौन किस किस तरह से गर्मी में भाषा में बोल सकता है। तो अटल जी अगर होते, कॉन्सेंसस कई जगह हुआ। पिछली बार 2023 के अंदर जब बिल पास हुआ, तब भी कॉन्सेंसस हुआ था ना, मेजोरिटी सब ने, लोगों ने वोट दिया, सिर्फ 2 लोगों ने वोट नहीं दिया था। इस बार भी हो सकता था, परंतु इस बार ये है कि 2023 में 2024 का चुनाव होने वाला था। अब इनका इलेक्शन हो रहा है महिला, क्योंकि महिलाओं को इश्यू को रिवाइव करना है। उसके बेसिस पे आप जाकर के अभी जो है ऑपोजिशन ने खड़ा कर दिया जाति के ऊपर कि आप ओबीसी को निकाल रहे हैं, आप बैकवर्ड निकाल रहे हैं, उसको ओवरटेक कैसे करेंगे आप? तो महिला एज एक कैटेगरी बनाकर कुछ करना चाहेंगे। ये आउट एंड आउट जो है पॉलिटिकल गैम्बिट था, गेम था, कि हमने किस तरह से इस पीरियड को दौरान में यूज करना है कि सारी ऑपोजिशन पार्टियां जो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, उन्होंने गिनाए कि 11-15 काम मैंने किया, सबका सबको विरोध किया।
ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के पता नहीं क्या क्या उन्होंने नाम लिए, अमित शाह ने भी 11-12 नाम लिए थे। तो ये दिखाना चाहते थे अपोजिशन रिफॉर्म विरोधी है, अपोजिशन परिवारवादी है। तो उनका एजेंडा जो है, कांग्रेस को अगर जिंदा किसी ने रखा, मैं कई बार कह चुका हूँ, कांग्रेस को जिंदा किसी ने रखा हुआ है तो सिर्फ बीजेपी नहीं रखा हुआ है। हर भाषण में राहुल का नाम, हर भाषण में बीजेपी का नाम, कांग्रेस का नाम। आप जितनी बार कांग्रेस का नाम लेंगे, जो भूल गए हैं नई जनरेशन जो आ रही है, उनको पता नहीं कांग्रेस क्या है। तो कांग्रेस को अटैक करने के माध्यम से आप कांग्रेस को रिवाइव रखना चाहते हैं, यह स्ट्रेटजी आपकी है, ताकि बाकी रीजनल पार्टी दूर रहें। तो ये जो हो रहा है, ये सिर्फ आप अपने आप को तो प्रमोट कर ही रहे हैं। 240 सीटें अगर आपकी आई हैं, तो आपको लगता है कि 543, 239, 2029 में चुनाव होगा, हो सकता है कम हो जाए। तो इसलिए आपने परिवसी मन लेकर के आया कि दायरा बढ़ा देंगे तो सीटें आ सकती हैं। तो ये एक फ्यूचर के बारे में इनसिक्योरिटी रिफ्लेक्ट करता है कि हम इतने सिक्योर नहीं है। 2029 में उतनी सीटें, अभी प्रदेशों के चुनाव भी होने वाले हैं, कई 12 प्रदेशों के चुनाव उससे पहले होंगे, उसके अभी जो रिजल्ट आएंगे उसका असर पड़ेगा। तो ये एक इशू बनाया जा रहा है कि 50% महिलाएं जो हैं उसके विरोध में सारी अपोजिशन पार्टियां खड़ी हैं। और उसके लिए आप देख रहे हैं कंपटीशन हो रहा है, हर जगह कोई 3,000 रुपये महीना दे रहा है, कोई 15,000 महीना दे रहा है, कुछ और दे रहा है। डीएमके तो पहले से शुरू से दे रही है, एआईडीएमके ने शुरू से महिलाओं के लिए सारे सारे काम किए, साइकिलें बांटी, उन्होंने टीवी सेट्स बांटे, साड़ियाँ बांटी। तो वहाँ पर आप क्या देंगे? तो मैं कहूँगा कि ये जो मोदी जी ने किया है, सिर्फ अपनी बात को बढ़ाने के लिए, कि मैं एक एजेंडा सेट करने के लिए कि ये सारी की सारी अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो महिला विरोधी हैं। इसी को इश्यू को लेकर के अगले 3 साल में यही नैरेटिव बनने वाला है कि परफॉर्मेंस के ऊपर बात नहीं होगी अब, कि महिला विरोधी पार्टियां सारी इकट्ठी हो गई हैं, इसलिए महिलाओं को हमारे साथ जुड़ना चाहिए। ये 2029 का एजेंडा सेट कर लिया है। जिस तरह कल मंत्री सारे लोगों ने भाषण किए और बड़े बड़े लोगों ने वहाँ पर, आपने देखा कल पर राष्ट्रीय नाम संदेश था, सब लोगों को, मंत्रियों को बिठा रखा था ड्राइंग रूम में भाषण सुनने के लिए, और सबको कहा गया कि आप मोहल्ले में जाइए, गांव में जाइए, सब जगह प्रचार करिए कि ये महिला विरोधी है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगले मैनिफेस्टो 2029 का इस भाषण से सेट हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आखिरी प्रभु जी आखिरी सवाल पर आ रहा हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखिए मोदी जी की जो 2014 में जो उनका पदार्पण हुआ एज़ ए प्राइम मिनिस्टर फेस, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पूरी पार्टी, संघ परिवार पूरी तरह उनके पीछे खड़ा हो गया और उनकी ताकत उन्होंने मोदी को दी और मोदी जी उस ताकत के बल पर आज इतने बलशाली हो गए कि अल्पमत में आने के बावजूद भी वो जो मर्ज़ी कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर जो लोग हैं और आरएसएस के भीतर जो लोग हैं, वो उसी तरह चट्टान की तरह मोदी के साथ खड़े हैं जैसे 2014 और उसके बाद थे, या कुछ चेंज आ रहा है, कुछ लोगों का माइंड बदल रहा है? क्या फीडबैक है आपका? देखो, अगर आप लेजिस्लेटिव पार्टी को लेकर के चले, संघ का ऑर्गेनाइजेशन अलग देख लीजिए, बीजेपी का, और उनकी लेजिस्लेटिव पार्टी और देख लीजिए, 1500 करीब एमएलए उनके पास है। आपके पास सब मिलाकर के 240 और 100 मिला के पार्लियामेंट में 340 एमपी भी हैं। इन 340 का अगर आप वर्गीकरण करेंगे तो उसमें चीफ मिनिस्टर देखते हैं, 4 चीफ मिनिस्टर ऐसे जो दूसरी पार्टियां छोड़ करके आए हुए हैं, और 240 एमपी देखेंगे, उसके अंदर 40 एमपी जो हैं जो कांग्रेस से छोड़ के या बाकी पार्टी से छोड़ के आए हैं। तो सारी पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर बीजेपी के गैर बीजेपी का रण हुआ है, उनका कांग्रेस का रण ज्यादा हो गया बीजेपी का। तो बीजेपी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, नए एमपी जो जीत के आए हैं या छोड़ करके आए हैं, वो तो मोदी की वजह से आए। संघ से कमिटेड लोगों की अभी ये जो जितने पार्टी के ऑफिस बेरर हैं, आप देख सकते हैं बिहार के अंदर सम्राट चौधरी जो बीजेपी को गाली देते रहे, संघ के खिलाफ रहे, समाजवादी पार्टी उनके फादर रहे, तो उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। हेमंत बिश्वा को मुख्यमंत्री बना दिया, डॉक्टर शाह को त्रिपुरा के अंदर बना दिया। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये पार्टी के लोग तो उनके साथ पूरी तरह से खड़े हैं कि उनका रोल बट्टा उनकी जो है उनके सिर पर चढ़ते हैं। पार्टी के अध्यक्ष लोग, ज्यादातर लोग उनके साथ हैं, संगठन भी ऐसा खड़ा किया। अब बाकी संघ के अंदर, परिवार बीजेपी संगठन के अंदर हो सकता है कुछ लोगों को इनका स्टाइल पसंद नहीं आया, परंतु सवाल है पार्टी तो हमेशा सत्ता में रहने के लिए ही लड़ती है ना। जो उनको सत्ता दिलाएगा उसके साथ खड़ी होगी, स्टाइल आपको पसंद हो या नहीं हो। मिस्टर गांधी को भी लोग पसंद नहीं करते थे, टिकटेड थी, पार्टी का विभाजन भी हो गया था 2 बार उनके। यहाँ विभाजन होने वाला तो है नहीं। कांग्रेस पार्टी का विभाजन इसलिए हुआ कि सीनियर लोग उनकी कार्यकारिणी से, शैली से पसंद नहीं करते थे, परंतु वो स्थिति नहीं आई है बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी के अंदर मोदी के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं है जो पार्टी को जिता सकता है। और सबसे बड़ा
जो संघ का एजेंडा पूरा कर सकता है उन्होंने कर दिया। 370 हटा दी आपने, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंट कर दिया आपने, मंदिर बनवा दिया आपने, क्या नहीं किया, 3 ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया। तो जो संघ का एजेंडा पिछले 70 सालों में नहीं पूरा हुआ था वो मोदी जी ने पूरा कर दिया। और संघ के सब जगह प्रचार हो रहे हैं, बीजेपी के सब दफ्तर खुल गए हर जगह, तो कौन कर सकता था? अमित शाह ने किया, मोदी जी ने किया। इसलिए जो उन्होंने अपने लिए किया सत्ता में रहने के लिए, वो जो उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनको भी उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा को पूर्ण करने के लिए मोदी जी ने हिंदुत्व का सारा एजेंडा कंप्लीट कर दिया, तो क्यों खराब हो जाएंगे? ओके। लेकिन आगे 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 का रास्ता क्या दिखता है आपको? आगे का रास्ता क्या होगा? जब तक मोदी है तो मुमकिन है। ओके। बहुत जी, 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 धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। देश के जाने-माने संपादक प्रभु चावला साहब, आज आप सबसे रूबरू हुए और मैं उनका शुक्रगुज़ार आप सभी की तरफ से करता हूँ और उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात कही। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और धन्यवाद। अभिनंदन करता हूँ प्रभु चावला साहब का। धन्यवाद। नमस्कार।